सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर 1, जो कि हमारा सिविक सब्जेक्ट का है, पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग का मतलब मैं नहीं बताऊंगी। पावर शेयरिंग को हम समझेंगे दो कंट्रीज के एग्जांपल से। तो देखिए, हमारी बुक में दो कंट्रीज दी हुई हैं। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं। पहली है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे बेल्जियम स्टार्ट करने से पहले हम बेल्जियम के ज्योग्राफिकल कंडीशंस देख लेते हैं कि वो उसका अपीयरेंस कैसा है। तो सबसे पहले बेल्जियम की जो कैपिटल होती है वो होती है ब्रुसेल्स। ठीक है। वो एक छोटी यूरोपियन कंट्री है, मतलब वो यूरोप में आती है। ठीक है। और इसका जो एरिया है वो हरियाणा से छोटा कह लो। ठीक है। हरियाणा के जितना या हरियाणा से छोटा मान लो। ठीक है। थोड़ा सा छोटा। इसकी जो लैंड बाउंड्रीज हैं, ये अपनी लैंड बाउंड्रीज जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से शेयर करता है। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर और एमसीक्यू में आ सकता है ये। ठीक है। और इसकी जो पॉपुलेशन है ये 1 मिलियन से बस थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है। अभी ये तो हमने पढ़ लिया है कि कैसा दिखता है बेल्जियम। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन, विच मीन्स कि बेल्जियम है कैसा, मतलब अगर समझा जाए वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया में कई अलग अलग लोग रहते हैं, कई अलग अलग रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, कई अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ऐसा ही बेल्जियम में है, पर वहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखो, अभी बेल्जियम में 59% लोग हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं, जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। बेल्जियम में 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं जो कि डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज है। ठीक है। और 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 59% लोग रहते हैं जो कि डच बोलते हैं, और 40% लोग बोलते हैं हमारी फ्रेंच, और 1% लोग जो होते हैं वो बोलते हैं हमारी जर्मन। ठीक है। अब ये चीज देखो कि यहाँ पे एक फ्लेमिश रीजन है और एक वलोनिया रीजन है, मतलब बेल्जियम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन जो ट्विस्ट हमारी कहानी का यहाँ पे आता है कि जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, इसको अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैपिटल ब्रुसेल्स में देश का एकदम अपोजिट है, जहाँ पे जो कंट्री की मेजॉरिटी है वो कैपिटल में माइनॉरिटी है। जैसे कंट्री में 59% लोग डच बोलते हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में सिर्फ 20% लोग डच बोलते हैं। तो मतलब कंट्री में जो लोग मेजॉरिटी में जो लैंग्वेज बोलते हैं, वही कैपिटल में लोग माइनॉरिटी में हैं। और जो फ्रेंच बोलते हैं वो यहाँ पे 80% है। ठीक है। अब ये जो फ्लेमिश रीजन, और ये तो आई गेस मुझे समझ आ गया होगा। अब इसी चीज के चलते ना उन लोगों के बीच में टेंशन खड़ी हो गई। कैसे हो गई? देखो, माइनॉरिटी थी फ्रेंच कम्युनिटी की, वो बहुत ही रिच थी। मतलब यहाँ पे जो हमारे वलोने रीजन वाले लोग कह सकते हैं, जो कैपिटल में रह रहे थे, जो फ्रेंच बोलते थे, 80% लोग जो थे वो बहुत ही अमीर और बहुत ही पावरफुल थे। ठीक है। और जैसे कैपिटल है ब्रुसेल्स, तो वहाँ की जो मेजोरिटी थी वो होल कंट्री की माइनॉरिटी हो गई थी। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई? जो माइनॉरिटी थी, फ्रेंच स्पीकर जो थे, वो अमीर और पावरफुल भी थे, और वो डच लोगों को दबा रहे थे अपने पावरफुल की वजह से, क्योंकि वो थोड़े एजुकेटेड भी थे। ठीक है। यहीं पे जो डच स्पीकर थे कैपिटल में, उनको सारी चीजों का बेनिफिट लेट मिलता था, एजुकेशन लेट मिलती थी क्योंकि वो गरीब थे। ऑलराइट। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, अब यहाँ पे टेंशन होने लगी, लोगों में दिक्कतें आने लगी, बहुत ही ज्यादा चेंजेस होने लगे। पर गवर्नमेंट जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो लड़ाई नहीं चाहती थी वहाँ की। ठीक है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो कि 1970 से 1993 तक थी, उसने कुछ चेंजेस करे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे लोगों के बीच लड़ाई ना हो। ठीक है। मतलब पीस मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस करे मैं बताती हूँ। ठीक है।
सबसे पहला है कि डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रखा जाएगा। जैसे हमारी इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसे ही वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे। कोई मेजोरिटी में नहीं रहेगा, जैसे कंट्री में मेजोरिटी डच है ना, तो ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच के लोग ही ज्यादा होंगे, नहीं। वहाँ पे फ्रेंच और डच के लोग इक्वल होंगे। तो कोई भी एक मेजोरिटी अपने डिसीजंस अकेले नहीं ले सकती है, ठीक है। बहुत सारी जो सेंट्रल पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई पावर। और स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो जो भी करेगा कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई पूरी, अब इसको स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे हमारे स्टेट के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी फॉर एग्जांपल, या फिर नीतीश कुमार, या फिर ममता बनर्जी फॉर एग्जांपल, वो मोदी जी को आंसरेबल नहीं है। उनकी स्टेट की पूरी पावर उन पे ही है जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक है। और ब्रुसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है। तो मतलब कंट्री में पीस लाने के लिए इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी और इक्वलिटी ले आए वो, ठीक है। अब ब्रुसेल्स में तो अपोजिट था, तो वहां तो ये सेम चीज नहीं चल सकती थी, वहां तो लोग कम थे ना। तो वहां पे ब्रुसेल्स की एक अलग ही गवर्नमेंट बना दी थी जिनकी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट बनाई गई जिसको बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट थी, ये कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज के इश्यूज पे काम करती थी। मतलब अगर देश में कोई भी ऐसा कुछ इशू आया है तो वो यही काम करेगी, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी कि देश में कल्चर का क्या प्रॉब्लम है, वो देख लेगी। वो एजुकेशन देखेगी, पढ़ाई में कोई दिक्कत आई है वो सब देखेगी। लैंग्वेजेस, रिलीजन, ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट देखने लगी थी, ठीक है। अब तीन गवर्नमेंट हमने पढ़ ली बेल्जियम में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इंडिया की कितनी गवर्नमेंट्स हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं। अब जो इतना अच्छा सिस्टम था, जो इतना अच्छा टेक लिया बेल्जियम ने कि हमारी कंट्री में उससे लड़ाई ना हो, है ना, इस चीज को देख के यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स को आज तक हेडक्वार्टर बना रखा है। सोचो इतनी छोटी कंट्री है फिर भी यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है, क्योंकि वहां पे इतना अच्छा पीस कीपिंग रखा गया, है ना। वहां पे लड़ाई अवॉइड की गई, जबकि लड़ाई होने के बहुत चांसेस थे, बहुत मारा पीटी होती और बहुत दिक्कत होती, ऑलराइट। यहाँ पे इन लोगों ने पावर को शेयर किया। अब तक आपको क्या समझ आया, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपना दूसरा एग्जाम्पल विच इज ऑफ श्रीलंका, ऑलराइट। अब देखते हैं श्रीलंका में इन लोगों ने पावर शेयरिंग पे क्या टेक लिया। तो अब चलो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं, ऑलराइट। सबसे पहले श्रीलंका की ज्योग्राफिकल कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैं बता देती हूँ, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। ये एक आइलैंड नेशन है, नॉट अ कंट्री, नेशन, ऑलराइट। और इसकी पॉपुलेशन है हरियाणा जितनी, 2 करोड़। अब कंफ्यूज नहीं होना है, बेल्जियम का एरिया हरियाणा जितना है और श्रीलंका की पॉपुलेशन हरियाणा जितनी है, ठीक है। और ये एशिया में एक कंट्री है, ऑलराइट। ये तमिलनाडु कोस्ट के मतलब पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ये थोड़ा काम आएगा तो इसे सुन लेना, ऑलराइट। अब देखते हैं वहाँ का एथनिक कंपोजिशन। श्रीलंका का पूछा जाएगा जियोग्राफिकल, तो आप बताएंगे वो कैसा है, उसका कैपिटल क्या है, वो कैसा नेशन है। पूछा जाएगा एथनिक, तो आप बताएंगे वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते थे, ऑलराइट। अब देखते हैं क्या है वहाँ का एथनिक कंपोजिशन। वहाँ पे अलग अलग कल्चर्स फॉलो किए जाते थे। तो देखते हैं वहाँ पे 74% थे सिन्हालास। सिन्हाला इज अ लैंग्वेज बाय द वे, ओके। और वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। फिर वहाँ पे थे 18% तमिल, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। फिर वहाँ पे थे तमिल स्पीकर्स जो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते थे, और वो ज्यादातर क्रिश्चियंस थे, राइट। अब देखो, 74% सिन्हाला, 18% तमिल एंड 7% बोथ लैंग्वेजेस, ऑलराइट। जो सिन्हाला थे वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, वो मेजोरिटी में थे।
उसके बाद माइनॉरिटी में थे तमिल स्पीकर्स विच वर 18%. ऑलराइट, अभी जो तमिल स्पीकर्स थे ये भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे. अब मैं यहाँ पे आपको लिख के कुछ नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट विद मी सो दैट आपको जो मैं बोल रही हूँ वो समझ भी आता रहे. ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, तमिल स्पीकर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स. अब जो इंडियन तमिल्स थे वो लोग थे जिनके फोर फादर्स मतलब पूर्वज इंडिया से आए थे श्रीलंका कॉलोनियल पीरियड में, प्लांटेशन वर्क या टी वर्क जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है उसके लिए. ठीक है, और जो 13% थे वो थे श्रीलंकन तमिल, जिन्होंने बहुत मतलब वो तो लोकल के ही तमिल थे, वो वहीं पे ही थे ऑलरेडी. ठीक है, अब 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था. और आप मुझे बताओ कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था. इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन और ये सबको आना चाहिए. ऑलराइट, अब इंडियन तमिल इंडिया के ही थे लेकिन वो श्रीलंका चले गए थे बहुत साल पहले किसी काम से, फॉर लाइक जॉब और इन सब के लिए. ठीक है, 7% क्रिश्चियन थे जो दोनों सिन्हाला और तमिल में थे. ऑलराइट, नाउ आई होप इट इज क्लियर. अब ना श्रीलंका में मेजोरिटी किसकी थी, सिन्हाला स्पीकर्स की. राइट, मेजोरिटेरियनिज्म का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं दैट इट इज a belief by the majority in which they think that they can rule the country in whichever way they want by disregarding the feelings of minorities. ठीक है, या फिर rule or favor of majority community that may ignore and dominate the minority groups. तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि माइनॉरिटी रूल करती है, ये नहीं देखती कि सॉरी मेजोरिटी रूल करती है और वो माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचती है, वो अपना अपना सब देखती है. ठीक है, तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म होने लगा. वहां पे मेजोरिटी में कौन था, सिन्हाला स्पीकर्स जो कि बुद्धिज्म सपोर्ट करते थे. राइट, तो वहां पे क्या होने लगा, सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में थे, उनकी गवर्नमेंट बनी और वो ही रूल करने लगे. तो वहां पे क्या हुआ, कैसे रूल किया उन्होंने, 1956 में एक एक्ट पास किया गया जहां पे उन्होंने सिन्हाला को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया. उसके बाद सिन्हाला के जो एप्लीकेंट्स थे उन्हें ही जॉब्स यूनिवर्सिटीज में प्रेफर किया जा रहा था. फिर जो सिन्हालास थे वो बुद्धिज्म को प्रमोट करने लगे और बोलने लगे कि यही है स्टेट रिलीजन एंड ऑल ऑफ द स्टफ. तो मतलब वहां पे हम देखें सिंपली मेजोरिटेरियनिज्म हो गया था. ये एक्ट पास कर दिया कि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज है कंट्री की. ठीक है, गवर्नमेंट हमेशा सिन्हाला को ही चूज करती थी ओवर तमिल. फॉर एग्जांपल एक तमिल है और एक सिन्हाला है, गवर्नमेंट सिन्हाला को चूज करेगी. ठीक है, सेम गवर्नमेंट जॉब है लेकिन सिन्हाला ओवर तमिल. ऑलराइट, नाउ गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए लॉज बनाए जो बुद्धिज्म को सपोर्ट करती थी और बुद्धिज्म को प्रमोट करती थी. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिन्हाला की थी और वो तो अपने रिलीजन को ऑफ कोर्स प्रमोट करेंगे. तो गवर्नमेंट उनके लैंग्वेज कल्चर और रिलीजन सबको सपोर्ट करती थी. अब क्या हुआ, ये चीज तो लगा कि उन्हें लगा एलिनेशन हो रहे हैं हम, उन्हें ऐसा फील होने लगा कि हम तो एलियन है, कौन, तमिल स्पीकर्स, बिकॉज उनकी तो सब राइट वॉलेट हो रही थी. अब आप देखो एक कंट्री में जैसे इंडिया इज अ कंट्री, राइट, अब इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं बट अगर हम किसी एक लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज करेंगे तो और लैंग्वेज वाले लोगों को दिक्कत होगी. राइट, तो हमने कुछ कॉमन लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट इज आई गेस इंग्लिश एंड हिंदी. राइट, सो वहां पे उन लोगों को राइट्स ही नहीं मिल रही थी, है ना. तो वो क्या होने लगे, गुस्सा हो गए, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बना ली. उन्होंने एक तमिल ईलम डिमांड किया विच मीन्स तमिल स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में था. और उन्होंने बोला ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब हमें पूरा रूल चाहिए अपने, एक अलग स्टेट दे दो उस पर हम ही रूल करेंगे जैसा अभी बेल्जियम ने किया था. ठीक है, तमिल्स ने ये तो सुना नहीं गवर्नमेंट ने, तो तमिल्स ने एक LTTE बना ली, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम तमिल स्टेट. ठीक है, तो धीरे धीरे ये क्या बन गया, एक टेररिस्ट ग्रुप बन गया. फिर जब सिन्हालाज नहीं सुन रहे हैं और तमिल्स को उनकी राइट्स नहीं मिल रही हैं तो कंट्री में सिविल वॉर हो गया. सिविल वॉर क्या होता है, एक कंट्री में दो ग्रुप्स के बीच में वॉर. ठीक है,
उन्होंने क्या क्या मांगा, उन्होंने बोला कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज दे दो, हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल बनाओ, है ना। उन्होंने भी डिमांड्स रखी, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी, ठीक है ना। उनको लगा कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन के बारे में परवाह नहीं करती है। उन्हें लगा कि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही थी, तमिल्स को लगा। और ऐसा था भी, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म हो रहा था ना। सी, मेजोरिटेरियनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड आप इसको अपने वर्ड्स में याद करो, लिखो, बट आई वांट यू टू रिमेम्बर दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। अब तमिल स्पीकिंग पीपल को तो ये पता था कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तो अपने आप ही स्टेप्स लेने लगे। जैसे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली और डिमांड्स भी रखने लगे। डिमांड क्या आती कि हमारी लैंग्वेज को भी, मतलब अपोजिट, हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, हमारी एक सेपरेट गवर्नमेंट ही बना दो हमारे रीजन में, तमिल लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सिन्हाला की तरह। लेकिन गवर्नमेंट तो सिन्हाला की थी, उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो इसलिए सिविल वॉर हो गया। वॉर अभी तक चलता रहा, अभी भी, मतलब अभी भी वहां पे बहुत ही बिल्कुल भी पीस नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दैट एलटीटी वाज द वन हु किल्ड राजीव गांधी। और नहीं है तो यू टेल मी, I'll make a dedicated video of that। उसमें मैं बताऊंगी क्या कैसे है, ऑलराइट, कैसे मरे वो, अगर आपको नहीं पता है तो। नाउ सिविल वॉर हो गया। वॉर 2009 तक खत्म हो गया था। उसके लिए भी उन्होंने इंडिया से ट्रूप मंगाया था। इंडिया ने ही कह सकते हैं कि बंद करवाया था वो वॉर, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ उस वॉर का, बहुत सारी जाने गई, दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, ठीक है। और बहुत सारी फैमिलीज को कंट्री छोड़नी पड़ी। बहुत सारे लोगों ने अपना लाइवलीहुड छोड़ दिया, काम धाम छोड़ दिया और दूसरे देश चले गए। दूसरे देश मीन्स इंडिया में, तमिलनाडु में आ गए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई वहां पे, उतना अच्छा इकोनॉमी था, सब रह गया, ठीक है। नाउ द वीडियो है थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी अगर मैं इसे कंटिन्यू करूंगी, बट हमने टू इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए हैं। अगर आप अच्छे से सुन रहे होंगे तो हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे accommodation in Belgium, or you can say forms of power sharing, alright। बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया है। एंड इफ यू वांट यू टेल मी, मैं डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगी। आई हैव अ लॉट ऑफ पीडीएफ्स विद दैट, सो you comment below, and if you want I can just put it there, alright। now with this we end our video, और हम सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। so don't worry, I'll be there for you helping the rest of the year। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।